अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलते हैं हम लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट, इन दिस लेक्चर वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 5। हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में हमसे ये पूछा गया कि रिवर्सिबल रिएक्शंस जो होते हैं वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन अटेन कर लेते हैं जो डायनेमिक नेचर की होती है, ना कि स्टैटिक नेचर की। यानी कि हमें ये एक्सपीरियंस होता है कि जो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और डायनामिक है, या डायनामिक इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड इन रिवर्सिबल रिएक्शंस। तो हमारा क्वेश्चन ये है, हमसे क्वेश्चन ये है कि ये स्टैटिक नहीं है, रुका हुआ नहीं है, बल्कि डायनामिक है। सो नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में हमसे पूछा जा रहा है, इसको हम पहले एक्सप्लेन करते हैं। नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, इसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं पहले। पहली बात जो हमें समझने की जरूरत है कि रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं। से ए प्लस बी इज रिएक्टिंग एंड फॉर्मिंग सी प्लस डी। अगर सी प्लस डी उन्हीं कंडीशन पे ए प्लस बी भी बना रहे हो तो होगा यूं कि रिएक्शन दोनों डायरेक्शंस में जा रहा होगा। यानी कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा रहा होगा एक खास स्पीड से, और एक खास स्पीड से रिवर्स डायरेक्शन में भी जा रहा होगा। एक वक्त आएगा कि शुरू में, वैसे मीन्स अगर मैं स्टार्ट में बात करूं तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज वेरी हाई। शुरू में तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत ज्यादा होता है, प्रोडक्ट बनना शुरू होती हैं। जैसे जैसे प्रोडक्ट बनना शुरू होती हैं वैसे वैसे प्रोडक्ट का रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा। मगर शुरू में, यानी कि कुछ टाइम गुजरे, आफ्टर सर्टेन मोमेंट्स, जो रिवर्स रिएक्शन है ना वो बनना शुरू होता है, स्पीड अप होना शुरू होता है, क्योंकि शुरू में रिएक्टेंट्स ही होते हैं। लिहाजा मैं ये नहीं कह सकता कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन शुरू में बहुत ज्यादा है, रिवर्स रिएक्शन बहुत थोड़ा है। अभी रिएक्शन स्टार्ट हुआ है, प्रोडक्ट बनेगी तो रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट होगा। सो एट इनिशियल स्टेट, टाइम जीरो पे, फॉरवर्ड रिएक्शन ही कंसिडर होगा, रिवर्स रिएक्शन इसलिए नहीं कंसिडर होगा क्योंकि टाइम जीरो पे सिर्फ रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट बनी नहीं। लेकिन जैसे जैसे प्रोडक्ट फॉर्म होगी, as soon as product start forming, as soon as products start forming, तो उससे क्या होगा, the rate of reverse reaction start developing, यानी कि वो डेवलप होना शुरू होगा। और जैसे जैसे प्रोडक्ट्स बढ़ना शुरू होंगी रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन चूंकि शुरू में प्रोडक्ट कम होती हैं, लिहाजा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज लेस देन, यानी कि जैसे प्रोडक्ट बनती हैं उस टाइम रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन लेस होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के मुकाबले में, देन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। लेकिन ऐसा होता है कि ऐसा ऐसा प्रोडक्ट बनती जाती हैं, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बढ़ता जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इंक्रीज करता है ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्ट बनाते जाए, कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बढ़ता जाएगा। अच्छा, जब शुरू में क्या हुआ, फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा था, रिवर्स रिएक्शन जैसे ही प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हुई रिवर्स रिएक्शन भी शुरू हो गया। रिवर्स रिएक्शन बढ़ता जाएगा, क्यों, प्रोडक्ट बढ़ती जा रही है। तो आप कहेंगे सर इसका मतलब फोर्थ पॉइंट में ये लिखें कि प्रोडक्ट अगर बढ़ती जा रही है तो रिएक्टेंट कम होते जा रहे हैं, तो फॉरवर्ड रिएक्शन कम होता जाएगा ड्यू टू डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम हो रही है क्योंकि वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहे हैं। द रेट of forward
रिएक्शन डिक्रीजेस, ऐसा ऐसा वो डिक्रीज करता जाएगा। फिर अब लास्ट पॉइंट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अ टाइम कम, एक टाइम आएगा जिसपे क्या होगा, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बढ़ता बढ़ता रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाएगा। देखें, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा था, वो कम होता गया, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन ना होने से शुरू हुआ और बढ़ता गया। एक टाइम आएगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल इक्वल टू, या विल बिकम इक्वल टू, यहां पे हम ऐसा करते हैं, बिकम इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। उस टाइम पे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट हो रही हैं, उस टाइम पे प्रोडक्ट रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो रही हैं, मगर कंसंट्रेशन चेंज नहीं होंगी। क्यों? रेट बराबर हो गए हैं। जब रेट बराबर हो गया तो मैं कहूंगा इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है। इसका मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं खास स्पीड से, लेकिन उसी स्पीड से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में वापस कन्वर्ट हो रहे होते हैं। लिहाजा मुझे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज नजर नहीं आता, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि रिएक्शन ही बंद हो गया है, क्लोज हो गया है। असल में हो यूं रहा है, जिस स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं उसी स्पीड से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते हैं, और अल्टीमेटली आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका होता है। सो एट इक्विलिब्रियम वी मीन दैट रेट ऑफ रिएक्शंस आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो एक दूसरे के ऑपोजिट चल तो रहा है, यानी कि फॉरवर्ड एक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है, उसका रेट एक खास स्पीड से, उसी स्पीड से रिवर्स रिएक्शन का रेट चल रहा है मगर ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब हरगिज नहीं है रिएक्शन रुक गया है, इसका मतलब ये है कि रिएक्शन चल रहा है मगर कंसंट्रेशन चेंज नहीं आ रहा। दैट इज व्हाई इट इज डायनामिक इन नेचर। सो रिएक्शन इज नॉट स्टॉप्ड, रिएक्शन रुका नहीं है। जब रिएक्शन रुका नहीं है तो मैं क्या कहूंगा, वो कौन सी नेचर का है, वो चलती हुई नेचर का है। कौन सी? डायनामिक। सो इसमें जो बैलेंस आया है, इक्विलिब्रियम आया है, वो डायनामिक नेचर का आ गया, क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बराबर तो हो गए हैं, मगर इसका हरगिज मतलब नहीं कि वो बंद हो गए हैं। जब वो बंद नहीं हुए तो इसका मतलब ये है कि ये रिएक्शन चल रहा है मगर ऑपोजिट स्पीड के साथ फॉरवर्ड और रिवर्स बराबर वैल्यू से चल रहे हैं मगर ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से हमें कंसंट्रेशन में चेंज नजर नहीं आ रहा, मगर इसका हरगिज मतलब नहीं रिएक्शन बंद हो गया है। अब हम चलते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 या पार्ट बी जो है इस क्वेश्चन का, वो ये है कि व्हाई डू रेट्स ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो डाउन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वो आहिस्ता आहिस्ता कम क्यों हो जाता है एक रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर, जब वो इक्विलिब्रियम स्टेज के करीब पहुंचता है या इक्विलिब्रियम स्टेज पे आ जाता है। शुरू में ना फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत तेज होता है, क्यों? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स बहुत ज्यादा होती हैं। आहिस्ता आहिस्ता कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम हो जाती हैं, लिहाजा फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड भी कम हो जाती है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए ना हमें लॉ ऑफ मास एक्शन का सहारा लेना पड़ेगा। तो पार्ट बी को एक्सप्लेन करते हैं। वाई फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो डाउन, आखिर स्लो डाउन क्यों होता है? देखिए, शुरू में ना फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन आयोडीन से रिएक्ट करके एक रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहा है। इसकी कंसंट्रेशन है A, इसकी कंसंट्रेशन है B, और शुरू में इसकी कंसंट्रेशन होगी 0। आप कहेंगे चूंकि शुरू है, स्टार्ट है, लिहाजा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स जो है वो ज्यादा है, लिहाजा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगा। क्यों भला? उसकी वजह यह है कि लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव masses ऑफ रिएक्टेंट। देखें, एक्टिव masses ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है जो रिएक्शन कर रही है। शुरू में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है ज्यादा। अच्छा, हुआ क्या?
टाइम के साथ साथ ए में से एक्स निकल के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, बी में से एक्स निकल के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया और प्रोडक्ट बनना शुरू हो गई 2 टाइम्स एक्स। यानी कि ए की कंसंट्रेशन कम होके उसमें से एक्स निकलता गया, बी की कंसंट्रेशन कम होती गई, उसमें से एक्स निकलता गया और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता गया। यानी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करना शुरू हो गई, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो गई। सो लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक तो रेट ऑफ रिएक्शन एक्टिव मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनकी कंसंट्रेशन के। तो अगर मैं कंसंट्रेशन कम कर दूंगा एक्टिव मासेस की, तो जो हमारे पास रिएक्टेंट के एक्टिव मासेस हैं उनकी कंसंट्रेशन कम कर दूंगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम हो जाएगा। सो यहां हम लिखेंगे सिंस द concentration of reactants decreases। क्यों डिक्रीज कर रही है? क्योंकि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है। Hence, according to law of mass action, the rate of forward reaction decreases। लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स बढ़ा दो, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। मैंने तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स कम होती देखी है, क्यों? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है, लिहाजा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो क्या करेगा? कम हो जाएगा। स्टूडेंट, इन क्वेश्चन नंबर 6 वी नीड टू ड्रॉ टाइम कंसंट्रेशन ग्राफ। इस टाइम कंसंट्रेशन ग्राफ के दो हिस्से होते हैं। इसमें जो एक्स एक्सिस होता है उसके ऊपर टाइम लिया जाता है और जो वाई एक्सिस होता है इसमें कंसंट्रेशन ली जाती है। जब आप टाइम कंसंट्रेशन ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो होता यूं है कि आपके पास दो पार्ट्स या दो लाइंस जनरेट होती हैं फॉर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इसमें जो इंक्रीजिंग ट्रेंड की तरफ है ब्लू कलर की लाइन, ये प्रोडक्ट्स की है और जो रेड कलर की लाइन है वो रिएक्टेंट्स की है। एक ख़ास टाइम के बाद ये जो लाइन है ये पैरेलल हो जाती है एक्स एक्सिस के साथ। फॉर एग्जांपल जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ एरिया, ये एरिया शो कर रहा है कि यहाँ से लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई है। ओके, हमसे क्वेश्चन ये है एट व्हाट स्टेज द कर्व बिकम्स पैरेलल। किस स्टेज पे कि ये जो कर्व यहाँ से आगे पैरेलल हो गया, ये क्या हुआ आखिर कि इस स्टेज से आगे जाने पे कर्व पैरेलल हो गया? देखिए, पार्ट ए का तो आंसर बड़ा आसान है। इक्विलिब्रियम जब अचीव होगा, इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, तो जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा तब जो आपका प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज है वो खत्म हो जाएगा। लिहाजा वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा व्हेन इक्विलिब्रियम हैज बीन एस्टैब्लिश्ड और इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, देयर इज नो चेंज इन कंसंट्रेशन of reactants and products. Hence, we get straight line parallel to x-axis। बड़ी सादी सी बात है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस इसलिए आया क्योंकि कंसंट्रेशन चेंज होना बंद हो गई, लिहाजा टाइम तो गुजरता जा रहा है लेकिन कंसंट्रेशन की वैल्यू एक ही आती जा रही है, सेम, लिहाजा वो एक स्ट्रेट लाइन जनरेट करेंगे। नाउ पार्ट बी, बिफोर द कर्व बिकम्स पैरेलल, यानी कि जो शेडेड एरिया है इससे पहले, ये जो हाईलाइटेड एरिया इससे पहले, स्टीपनेस ऑफ द कर्व फॉल्स। स्टीपनेस ऑफ द कर्व का मतलब है कर्व की गिरावट जो होती है ना वो कम हो रही है। स्टीपनेस ऑफ द कर्व फॉल्स यानी कि कर्व की गिरावट कम हो रही है। इसकी वजह बताएं। इसकी वजह समझने से पहले जरा हम कर्व की गिरावट का आइडिया समझते हैं। पार्ट बी देखें, अगर मैं रिएक्टेंट्स की बात करूं तो रिएक्टेंट्स की जो लाइन है रेड कलर की वो हो यूं रहा है कि शुरू में हाई वैल्यू से स्टार्ट हो रही है। शुरू में उसकी देखें
स्टीपनेस ज़्यादा है, वो तेज़ी से फॉल कर रही है, आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्टीपनेस कम होती जा रही है और वो अल्टीमेटली सीधी हो गई है। यानी कि अगर आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चेक करें तो बहुत ज़्यादा ढलवान है, स्टीपनेस बहुत ज़्यादा है। अगर आप इस ए से बी तक स्टीपनेस चेक की वो ज़्यादा है, बी से अगर आप सी पॉइंट तक स्टीपनेस चेक करें तो वो ए और बी के मुकाबले में कम है ढलवान। देखें ये अगर मैं इसको एरो से बनाऊं तो ये इस डायरेक्शन में है, ये थोड़ी सी कम हो गई है ढलवान। अगर सी से डी तक जाऊं तो ढलवान और कम हो गई है, डी। तो पहले आपका कर्व जो है वो बहुत स्टीप था, आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्टीपनेस कम होती गई है। अब मैं स्टीपनेस कैसे चेक कर रहा हूं? मैं टेंजेंट ड्रा कर सकता हूं, ए और बी में किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रा करें तो आपको वहां की स्लोप आ जाएगी। तो आसान लफ्जों में अगर मैं कहूं, ए और बी में अगर मैं स्लोप फाइंड करूं तो स्लोप की वैल्यू जो है वो ज्यादा आएगी, ठीक है। अगर मैं ए और बी में फाइंड करूं, अगर मैं बी और सी के दरमियान फाइंड करूं तो स्लोप की वैल्यू एज कंपेयर टू ए एंड बी लेस आएगी, क्योंकि उसमें ढलवान कम हो गई है। अगर सी और डी में फाइंड करूं तो स्लोप की वैल्यू और लेस आएगी, लीस्ट आएगी स्लोप की वैल्यू। और यहां डी से ऑनवर्ड तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया, स्लोप ही खत्म हो गई, लाइन ही स्ट्रेट हो गई है। ये क्वेश्चन ये था कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये स्लोप कम क्यों होती जा रही है, स्टीपनेस कम क्यों होती जा रही है, ढलवान कम क्यों होती जा रही है। जो आपकी ए से ऑनवर्ड जाते जाएं तो ढलवान कम होती जा रही है, इसकी वजह क्या है? इसकी बड़ी सादी सी वजह है। शुरू में रेक्टेंट तेजी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे थे। इन स्टार्ट्स रेक्टेंट्स आर कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट एट हायर स्पीड, यानी कि प्रोडक्ट जो थी वो ज्यादा स्पीड से बन रही थी ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ रेक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। जैसे जैसे शुरू में चूंकि रेक्टेंट्स जो थे वो ज्यादा थे, रेक्टेंट्स वर इन हाई कंसंट्रेशन, so they have high value of rate of फॉरवर्ड डायरेक्शन। चूंकि रेक्टेंट ज्यादा थे शुरू में, लिहाजा उनका रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन ज्यादा था, जिसकी वजह से हुआ क्या, स्पीडीली वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए, लिहाजा आपकी जो स्लोप है वो ज्यादा आई। स्लोप इंडिकेट ही इस बात को कर रही है कि रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है। तो ए से बी तक रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा है, क्यों, रिएक्टेंट्स बहुत ज्यादा है, लिहाजा वो स्पीड से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। द concentration of reactant decrease, the concentration of reactants decrease with time, hence rate of reaction यानी कि प्रोडक्ट का रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन कौन से वाला, फॉरवर्ड वाला, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम हो रही है, उनकी जो इफेक्टिव कोलिजन्स है वो कम हो जाएंगी क्योंकि रेट ऑफ रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम हो गई है। सो स्लोप will also decrease because slope या steepness ढलवान tells us about rate of reaction, rate of reaction को इंडिकेट करी है ना। तो आपकी रिएक्शन स्लो होता जा रहा है, क्यों, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन जो है वो कम होती जा रही है, लिहाजा रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन, अगर मैं दोबारा ब्रैकेट में लिख लूं तो ज्यादा स्पेसिफाई हो जाएगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, अल्टीमेटली डिक्रीज करता जाएगा,
और एक टाइम आएगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन जो है रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन के बराबर हो जाएगा और इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा. नाउ द पार्ट सी, द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट एंड रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनी प्रोडक्ट मे और मे नॉट बी इक्वल. यानी कि जिस स्पीड से कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम हो रही है या जिस स्पीड से रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम हो रही है और प्रोडक्ट की बढ़ रही है, वो बराबर होना जरूरी नहीं है बहुत से रिएक्शंस के लिए इक्विलिब्रियम से पहले. बिल्कुल ऐसा ही है. इस बात को ना समझने के लिए थोड़ी सी इस बात को समझे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं पार्ट सी के अंदर. देखिए पार्ट सी में वो कह रहा है कि जरूरी नहीं कि जिस स्पीड से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है या चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स हैं या चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, ये दोनों बराबर हों बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम. यानी कि जिस स्पीड से रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं उसी स्पीड से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो. सम टाइम ऐसा होता है कि अगर मैं किसी दो कंसंट्रेशन यानी कि एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट का ग्राफ बनाता हूं तो उसमें जिस स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं या चेंज इन कंसंट्रेशन जो आ रही होती है रिएक्टेंट की प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, उससे कई ज्यादा स्पीड से प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही होती है. इसकी वजह क्या है? असल में जो रेट ऑफ डिक्रीज और इंक्रीज एंड इक्वल कब होगा? द रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन कंसंट्रेशन आर इक्वल फॉर दोज रिएक्शंस in which reactants and products have equal number of moles. यानी कि जो फर्स्ट ग्राफ बना है जिसमें जिस स्पीड से रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहे हैं और जिस स्पीड से प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं, ये बराबर तब होगा जब मोल्स बराबर होंगे. अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन प्लस आयोडीन मेक्स हाइड्रोजन आयोडाइड और इसमें मैं ग्राफ बनाना चाहूं बिटवीन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन आयोडाइड. हाइड्रोजन रिएक्टेंट है तो वो डिक्रीज कर रहा है एक सर्टेन स्लोप के साथ, लेकिन अगर मैं हाइड्रोजन आयोडाइड की बात करूं तो इसके मोल ज्यादा है हाइड्रोजन के मुकाबले में, लिहाजा इसका ग्राफ जो होगा वो हाइड्रोजन के मुकाबले में ज्यादा ऊपर की तरफ होगा. उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्या है? देखें, बड़ी सादी सी वजह है. ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड है ना, ये डबल कंसंट्रेशन में बन रही है एज अ प्रोडक्ट 2 टाइम्स, और हाइड्रोजन जो है वो 1 मोल के हिसाब से है. यानी कि हाइड्रोजन का 1 मोल अगर खत्म होता है तो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है, जिसकी वजह से इंक्रीज इन हाइड्रोजन आयोडाइड की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या हाइड्रोजन एंड आयोडीन. तो हम यहां ये लिखेंगे, इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट and products are not equal, then it means the rate of decrease of concentration of reactants should not equal to rate of increase in concentration of products.
जैसे आप देख सकते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड जो है ये 2 टाइम्स फॉर्म हो रही है हाइड्रोजन के मुकाबले में। तो हाइड्रोजन का ग्राफ जो होगा वो इंडिकेट करेगा कि इसमें चेंज जो है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन आयोडाइड उतना नहीं आ रहा जितना आना चाहिए। क्यों? हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल या एक मोल ब्रेक डाउन होता है तो या रिएक्ट करता है आयोडीन के साथ, तो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड बनते हैं। सो हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन ज्यादा स्पीड से बढ़ रही होगी एज कंपेयर टू हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कम स्पीड से कम हो रही होगी। सो इनके आपस के रेट बराबर नहीं होंगे। कब बराबर नहीं होंगे? जब इनके नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो बराबर नहीं होंगे। आई होप स्टूडेंट ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।